मित्रों, जब मैं सिंधी समाज के बारे में सोचता हूँ तो दो ब्रांड ऐसे हैं बिहार के जो पर्याय बन गए हैं। आइसक्रीम का मतलब गोल्डन और गोल्डन का मतलब आइसक्रीम। ये तो आज क्वालिटी और रॉबिन और कौन कौन कंपनियां आ गई, लेकिन जिस ज़माने में क्वालिटी वगैरह यहाँ नहीं थी तो हम लोग तो जब से पैदा हुए 6, 7, 8 साल की उम्र से तब से गोल्डन आइसक्रीम को देख रहे हैं। तो सिंधी समाज की ताकत का अंदाज इसी से हो सकता है कि एक व्यक्ति, एक संस्था, एक राज्य में और आइसक्रीम का पर्याय बन जाए और आज भी स्पर्धा के युग में वो सरवाइव कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और उसी प्रकार मिठाई का पर्याय कोजी हो गया है। आपको मिठाई बोलने की आवश्यकता, जैसे बाटा का मतलब जूते की दुकान होता है, वैसे कोजी बोल दी जो लोग समझ जाएंगे कोजी यानी मिठाई। तो इसलिए ये समाज की संख्या भले ही कम होगी, लेकिन इस समाज का जो योगदान है बिहार और देश के विकास में, और जैसा बताया कि विभाजन के बाद ये लोग शरणार्थी बनकर आए थे। पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया, सिंध में रहने वाले जो लोग थे वो किस स्थिति में आए, और आज इन लोगों ने अपनी मेहनत के बलबूते पर आज ये लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और मुझे एक बार नरेंद्र मोदी जी बता रहे थे कि अंजार में बहुत बड़ी संख्या में, कच्छ के अंजार में सिंधियों की बहुत बड़ी आबादी थी, और भूकंप आया तो जो सिंधी भाई आज़ादी के बाद शरणार्थी बनकर आए, बड़ी मुश्किल से मेहनत करके उन्होंने मकान खड़ा किया, व्यवसाय खड़ा किया, फिर वो बर्बाद हो गए भूकंप के अंदर और फिर खड़े हो गए। तो इस समाज में वो ताकत है। जैसे जापान के बारे में कहते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जब बम के गोले बरसाए गए, लाखों लोग मर गए, लेकिन उस राख में से फिर जापान पैदा हो गया। ये सिंधी समाज की वो ताकत है कि वो मिट्टी में से, राख में से और पैदा हो सकता है, और मिट्टी और राख में से पैसा बना सकता है और व्यापार करके दिखला सकता है। मित्रों, ये समाज कभी मांगने वाला समाज नहीं रहा, ये देने वाला समाज रहा है। इसलिए आज जब सुरेश जी और बाकी लोग मांग रहे थे तो मुझे लग रहा था कि अगर ये समाज भी मांगेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अरे जो वंचित लोग हैं, जो विकास के पायदान पर सबसे निचली पंक्ति में बैठे हैं, उनको सरकार की मदद की आवश्यकता है। आपको सरकार की मदद की आवश्यकता नहीं, बल्कि सरकार को आपके मदद की आवश्यकता है, क्योंकि आप व्यापार करते हैं और आपके टैक्स से ही सरकार, राज्य हो या केंद्र हो, या आखिर में सड़क बनता है, पुल पुलिया बनता है, बिजली आती है, सड़कें बनती है, कहाँ से आता है? सरकार के पास दो ही जरिया है, कर्जा लो या टैक्स। और जो कर्जा लेंगे उसको वापस करना पड़ेगा ब्याज के साथ। तो चाहे वो इनकम टैक्स हो, वेल्थ टैक्स हो, वैट हो, ये टैक्स सरकार का एकमात्र जरिया है आमदनी का। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आकलन किया जाए तो देश के अंदर जो कर, जो टैक्स मिलता है, उसमें इस समाज की बहुत बड़ी भूमिका है, इस समाज का बहुत बड़ा योगदान है। मित्रों, और हमारी पार्टी से लाल कृष्ण आडवाणी, के आर मलकानी एक ज़माने में इस देश के नामी गिरामी पत्रकार हुआ करते थे। और जब मैंने गोल्डन और स्वीट होम की चर्चा की तो एक नाम मैं भूल गए, एक नाम मैं बताना चाहूँगा जो आप भूल गए बोलना, वो था जेबी कृपलानी का नाम। और जो जेबी कृपलानी, ये पता नहीं है बैठे लोगों को मालूम है कि ये बिहार की धरती इतनी उदार धरती है कि मुजफ्फरपुर से वो सांसद चुने गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। इस बिहार के लोगों ने एक सिंधी समाज के व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य बनाकर भेजा था। तो ये बड़ा परिश्रमी समाज है। मैं एक ही आग्रह करूंगा, ये जो परिश्रम करने की जो क्षमता, जो गुण है,
या आपके बच्चों में भी वो जारी रहे। ऐसा ना हो जाए कि आपके बच्चे जो हैं, क्योंकि आपने कमाया तो बच्चों को तो कमाया हुआ पैसा मिल गया विरासत में, तो आपके बच्चे जो हैं उनमें भी मेहनत करना, परिश्रम करना, वो उसी प्रकार विराजमान और विद्यमान होना चाहिए जिस तरह वो आपकी खून के अंदर और विद्यमान है। मित्रों, इस समाज से बहुत कुछ सीखने लायक है। उससे मैंने कहा, संकट से जूझना ये समाज जानता है। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जो शहरों में रहने वाले, सिंध के अंदर जो शहरों में रहने वाले लोग थे वो ज़्यादातर हिंदू थे। वो आगे भागकर शरणार्थी बनकर हिंदुस्तान, और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश मुस्लिम थे जो पाकिस्तान में रह गए। लेकिन मुझे बताया गया कि अभी भी पाकिस्तान में 30 से 35 लाख हिंदू सिंधी आज भी वहाँ पर विद्यमान हैं, आज भी वहाँ पर रहते हैं। इसलिए मित्रों, ये सिंधी समाज देश की अमानत है। आप देश की संपदा हैं, आप देश की संपत्ति हैं। एक बात जिसका मैं सोच रहा था कि यहाँ जो भाषण हो रहा होगा वो सिंधी में हो रहा होगा, लेकिन देखा कि अशोक जी से लेकर किसी व्यक्ति ने एक शब्द भी सिंधी का इस्तेमाल नहीं किया। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ठीक है, सार्वजनिक कार्यक्रमों में आप हिंदी का प्रयोग करें, अंग्रेजी का प्रयोग करें, लेकिन जो सिंधी भाषा है उसको भूलिए नहीं। अपने डाइनिंग टेबल पर अपने बच्चों के साथ, क्योंकि सिंधी भाषा की बहुत बड़ी ताकत है। और आपको मालूम है कि भारत सरकार ने जो 8th शेड्यूल है, जो भाषाओं की 8वीं अनुसूची है, उसके अंदर सिंधी भाषा को शामिल किया है। आज भी भोजपुरी 8वीं अनुसूची में नहीं है, जिसके जबकि बोलने वालों की संख्या 5 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन सिंधी भाषा जो है ये 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो मैं 2 बात का आग्रह करूंगा, एक तो भाषा और दूसरा पहनावा। ठीक है, आप बाहर की दुनिया से जब बातचीत करेंगे तो चाइनीज़ में करेंगे, जापानीज़ में करेंगे, अंग्रेजी में करेंगे, लेकिन घर के अंदर भाषा और शादी विवाह खास जो अवसर है, उस अवसर पर अपना जो पहनावा है, अपनी जो पोशाक है, परंपरागत पोशाक है, तो कि जड़ों से मत कटिए। जो जड़ है उस जड़ से कट जाएंगे तो 50 साल के बाद ये पता भी नहीं चलेगा कि सिंधी कौन है और गैर सिंधी कौन है। और मैं देश के शुरुआत की थी और आज एक भी भिखमंगा इस समाज में दिखाई नहीं पड़ता है। और इसलिए किसी ने सिंधी समाज के बारे में कहा कि हाथों के अंदर जो मेहनत है, इनके हाथों में, सिंधियों के हाथों में ये मेहंदी का रंग नहीं लगा है, बल्कि मेहनत का रंग लगा है। तो ये जो मेहनत का रंग है, तो जो मेहंदी का रंग है वो तो 10-20 दिन में छूट जाएगा, लेकिन जो मेहनत का रंग है वो जिंदगी भर नहीं छूटता है। तो इन सिंधियों के हाथ में मेहनत का रंग है जो कभी छूट नहीं सकता है। तो इसलिए मित्रों, भले ही समाज की आबादी कम रही होगी, जैसे जैन समाज की आबादी बहुत कम है, सिंधी समाज की आबादी बहुत कम है, लेकिन देश के आर्थिक विकास में इस समाज का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मित्रों,